तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रीज का आना, फैक्ट्रियों का लगना। अचानक से मशीनें बनी, इन मशीनों ने प्रोडक्शन को बढ़ाया और बहुत तेजी के साथ प्रोडक्शन हुआ, फैक्ट्रियां लगी, इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। इस पूरे प्रोसेस को ही इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अब ये फैक्ट्रियां जो बड़े पैमाने पर लगाई गई, ये सब एक दिन में नहीं हुआ, एक बार में नहीं हुआ, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस रहा। हालांकि इससे पहले जब इंडस्ट्रीज आई तो उससे पहले भी ट्रेड यहाँ हो रहा था, अलग अलग तरीके से ट्रेड हो रहा था। क्योंकि इंडस्ट्रीज की शुरुआत तो 1730 में हुई थी। पहली इंडस्ट्री ब्रिटेन में 1730 में लगी, लेकिन उससे पहले भी इंडस्ट्रीज यहाँ पूरी दुनिया में रही थी। तो वो कैसी चीजें थी? वो था एज ऑफ बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का जो युग है उसकी बात करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से ट्रेड होता है। ये ट्रेड तो पहले भी था जब इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो पहले जो प्रोडक्शन था वो हाथों से हो रहा था, छोटे टूलों से, छोटे टूल्स का यूज करके, छोटे औजारों का यूज करके प्रोडक्शन हो रहा था। अब उस टाइम पे जो प्रोडक्शन हो रहा था उससे जानवरों के माध्यम से या छोटे जो पहाड़ी रास्ते हैं उन रास्तों के माध्यम से, जमीनी रास्तों से जो है ट्रेड हो रहा था और दुनिया के अलग अलग कोने तक लोग पहुंच रहे थे। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहे हों, जैसा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ के लोगों के संबंध दूर दूर तक, सुदूर दूसरे क्षेत्रों में थे, दूसरे देशों तक इनके संबंध थे। तो ट्रेड तो ये भी कर रहे थे, तब तो इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो प्रोडक्शन तो उस टाइम में भी हो रहा था, लेकिन प्रोडक्शन वो हाथों से हो रहा था या फिर नॉर्मल टूल्स का यूज करके, छोटे छोटे जो टूल्स उनका यूज करके प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन उसी दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इस प्रोडक्शन की और इस ट्रेड की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल दी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज के आने से पहले का जो पीरियड है वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड वही पीरियड है जब प्रोडक्शन मशीनों के द्वारा नहीं, फैक्ट्रियों के द्वारा नहीं, प्रोडक्शन घरों में होता था या हाथों से होता था। उस पीरियड को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। उस पीरियड में भी किस तरह से यूरोप में और या दुनिया के दूसरे और देशों में प्रोडक्शन हो रहा था, तो उसका एक प्रोसेस था। एक तो रूरल एरिया और एक अर्बन एरिया। धीरे धीरे अर्बन एरिया डेवलप हो रहे थे, शहरी क्षेत्र धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। शहरी क्षेत्र में जो लोग ट्रेड करते थे उन्होंने अपने ग्रुप बना रखे थे, अपने संगठन बना रखे थे। उन ग्रुप्स को गिल्ड कहा जाता है और गिल्ड के माध्यम से वो ट्रेड करते थे। तो जितने भी क्राफ्ट्समैन थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन सबने अपने अपने गिल्ड्स बना रखे थे। और जो ट्रेड के नियम है, प्रोडक्शन का जो नियम है, जो ट्रेड करेंगे वो उसके प्राइस हैं, वो सारी चीजें उस गिल्ड के मेंबर ही डिसाइड करते थे। और ये सारी चीजें वहां के रूलर के द्वारा उनको मोनोपोली दिया जाता था। रूलर के द्वारा उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता था ट्रेड के ऊपर। और गांव के लोग, गांव में तो मोस्टली रूरल एरियाज में जो खेती का काम है वो होता था, एग्रीकल्चर से लोग मोस्टली जुड़े हुए थे। तो इस तरह से प्रोडक्शन गांव के लोग भी कर रहे थे, शहरों में भी हो रहा था, लेकिन इंडस्ट्रीज नहीं थी बस। तो वो जो पहले का पीरियड है, इंडस्ट्रीज से पहले का पीरियड, उस पीरियड को कह रहे हैं हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बात करते हैं द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज का आना, कि फैक्ट्रीज कैसे आई इस दुनिया में। पहली फैक्ट्री की हमने बात कर ली 1730 में, 1730 में पहली फैक्ट्री जो है वो इंग्लैंड में लगी थी। इनकी शुरुआत कैसे हुई? तो एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे, उसको जान लेते हैं हम। इनकी शुरुआत कैसे हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रीज बनना कैसे शुरू हुई। जब फैक्ट्रीज नहीं थी तो उससे पहले यूरोप में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो प्रोडक्शन हो रहा था, खेती बाड़ी का काम हो रहा था, वो मैनुअल हो रहा था, लोगों के द्वारा किया जा रहा था। इसके साथ साथ माइनिंग वर्क भी हो रहा था। माइनिंग वर्क में वो आयरन ओर निकाल रहे थे जमीन से, कोयला निकाल रहे थे जमीन से। तो इंग्लैंड में कोयले की बहुत खाने हैं और उस टाइम पर जब कोयला खानों से निकाला जाता था तो एक समस्या आती थी उन्हें उस दौरान, बरसात के दिनों में, कि बरसात के दिनों में वहां खानों के अंदर पानी भर जाता था। अब बाकी के दिनों में तो वो आराम से माइनिंग कर सकते हैं, कोयला निकाल सकते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में जब पानी भर जाएगा उन खानों में तो फिर वो कैसे माइनिंग करेंगे, कैसे निकालेंगे वहां से। अब ये बड़ी समस्या थी उनके सामने। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति था
जिसका नाम था न्यू कॉमन। न्यू कॉमन न्यू कॉमन नाम के व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाया और एक छोटा सा इंजन तैयार किया। एक छोटा सा इंजन तैयार किया और उस इंजन का काम था कि जो बरसात के दिनों में पानी भर जाता है माइंस के अंदर, क्योंकि गड्ढे बन जाते हैं माइनिंग के दौरान और उनमें पानी भरना स्वाभाविक है। तो जब पानी भर जाता है उस पानी को निकालने के लिए उन्होंने ये प्रोसेस किया कि एक इंजन बनाया न्यू कॉमन ने छोटा सा, और इस इंजन से जो स्टीम से चलने वाला इंजन था, छोटा सा स्टीम से चलने वाला इंजन था, और इस इंजन से वो अपने जो माइंस है उसका पानी बाहर निकालने लगे। अब इससे फायदा क्या हो गया कि पहले पानी तो महीनों महीनों भरा रहता था, अब पानी सूखने में बहुत टाइम लगता था या मैनुअल हाथों से निकालने में बहुत लंबा टाइम लगता था। इसलिए अब एक छोटा सा इंजन बन गया, उससे खानों से पानी आराम से जल्दी निकल जाएगा, जल्दी पानी निकल जाएगा, माइनिंग का काम जल्दी शुरू हो जाएगा, तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो पहला इन्वेंशन न्यू कॉमन का ये बहुत अच्छा रहा, छोटे से स्टीम इंजन का इन्वेंशन। उन्होंने छोटा इंजन बनाया था ये और पानी निकालने के काम आया। अब लोगों ने देखा कि ये छोटा इंजन ये काम कर सकता है, तो क्यों ना इससे बड़ी बड़ी और मशीनें भी बनाई जाए और ये इंजन बड़ी बड़ी मशीनों को भी चला सकता है। आगे चलकर इस न्यू कॉमन के बनाए हुए इंजन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जेम्स वॉट। क्या नाम है? जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने इस इंजन में इंप्रूवमेंट किया। इंप्रूवमेंट करके इस इंजन को जेम्स वॉट ने बड़ा बनाया और बड़ा बना करके इसकी एक फैक्ट्री ही लगा दी। अपने एक मित्र मैथ्यू बोल्टन के साथ मिलकर इन्होंने इंजन की एक फैक्ट्री ही लगा ली और उस फैक्ट्री में इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। हालांकि शुरू के 4 साल तक तो इनके इंजन ही नहीं बिके, लेकिन धीरे धीरे इंजन इनके बिकने लगे। धीरे धीरे जो प्रोडक्शन है वो इंजन के माध्यम से होने लगा, मशीनों का यूज किया जाने लगा। तो इस तरह से जेम्स वॉट ने जो इंजन बनाया, जो न्यू कॉमन का इंजन था, उसको इम्प्रूव करके उसने बढ़िया काम किया। और आगे चल के उस इंजन का यूज सबसे पहले जो कॉटन इंडस्ट्री है उसमें किया गया। तो इस तरह से फैक्ट्री जो है वो यूरोप में आना शुरू हो गई, वो इंजन आ गया। इंजन आ गया तो इंजन से अब एक व्यक्ति थे जिनका नाम है ऑकराइट। ऑकराइट उन्होंने कॉटन मिल स्थापित की। कॉटन मिल स्थापित की, क्योंकि पहले जो प्रोडक्शन होता था तो अलग अलग तरीके से हो रहा था। जैसे कॉटन है, कपास है, अब उस कपास से सीधा कपड़ा नहीं बनेगा, उस कॉटन को अलग अलग उसके वूल के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसे अलग अलग छाटा जाएगा, फिर उसे बांधा जाएगा, फिर उसका स्पिनिंग, उससे धागा बनेगा। धागा बनाने वाले अलग लोग हैं, फिर धागा बनाने के बाद वो वीवर के पास जाएगा जो वीविंग का काम करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, फिर कपड़े बनाने वाले लोग उससे कपड़ा बनाएंगे। तो ये अलग अलग जगह काम हो रहा था। अब एक कॉटन मिल लगा दी गई आर्कराइट के द्वारा, एक ही छत के नीचे अब सारा काम होगा। एक ही छत के नीचे कॉटन से धागा भी बनेगा, उसके अलग अलग प्रकार जो है वो वही डिसाइड होंगे, वही बांट दिया जाएगा, छटनी वही हो जाएगी और धागा बन के वही कपड़ा बनेगा। तो ये व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई फैक्ट्री की, कि एक ही छत के नीचे प्रोडक्शन का काम और आराम से किया जा सकता है। पहले क्या होता था कि पहले लेबर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग लोगों के पास एजेंट रखने पड़ते थे इनको, जिन एजेंट को गोमास्ता कहते थे। अब ये गोमास्ता रखते थे कि एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के कामों को लोगों को एडवांस देने के लिए जाता था, वहां से पूरा जो प्रोडक्ट है उसकी पूरी ऑब्जर्विंग करता था, पूरा मैनेजमेंट संभालता था और फिर लाकर देता था। तो ये सुपरविजन करने वाला व्यक्ति था, एक गोमास्ता जो होता था। अब इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, सीधा कॉटन मिल एक ही छत के नीचे है, सारा प्रोडक्शन यही होगा। एक के बाद एक मिल लगने लगी और यही फैक्ट्री की शुरुआत। अब बात करते हैं पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इंडस्ट्रियल चेंज का पेस क्या है कि किस तरह से इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो बदलाव आया। तो हम पेस की बात करें तो इंडस्ट्रियल चेंज, जैसे फैक्ट्रियां आ गई, मशीनें आ गई, मशीनों से प्रोडक्शन होने लगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो रहा, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, जो फैक्ट्रियां चला रहे थे या जो प्रोडक्शन के लिए ट्रेडर्स मर्चेंट्स काम कर रहे थे, उन्होंने इन मशीनों को बहुत आसानी से नहीं अपनाया। पहली बात तो ये मशीनें जो है वो बहुत हैवी होती थी, बहुत भारी थी। दूसरी बात ये इनकी कॉस्ट ज्यादा आती थी। तो इनकी कॉस्ट ज्यादा है तो प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगी।
दूसरी बात, ये मशीनें अभी नई नई बनी है, मशीनें अभी नई नई बनी है, और नई नई बनने के पीछे ये भी है कि नई नई मशीनें बनी है, अब इनमें बहुत सारी कमियां रह गई है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं चलेंगी, थोड़ा सा चलेंगी फिर खराब हो जाएंगी, थोड़ा सा चलेंगी फिर खराब हो जाएंगी। अब इनके ये भी समस्या हो गई कि हर तीसरे दिन ब्रेक डाउन आएगा, इतना मोटा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत ज्यादा खर्चा लगाएंगे, तीसरे दिन इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, खराब हो जाएंगी, इनको सुधारने वाले मिस्त्री भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मशीनें तो अभी अभी बनी है, लोग स्किल्ड नहीं है उन्हें ठीक करने के लिए, सीखा ही नहीं है अभी लोगों ने। तो ये इंडस्ट्रियल जो चेंज का पेस है, ये बहुत स्लो रहा, बहुत धीरे धीरे रहा, लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर इसे नहीं अपनाया। और नहीं अपनाने के पीछे एक और कारण है इम्पोर्टेंट, कि उस टाइम पर यूरोप में, स्पेशली यूरोप की बात करें, हम ब्रिटेन की बात करें, तो बहुत बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर थी, बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर थी। इसका मतलब यह है कि मजदूर आपको आसानी से और सस्ते मिल जाएंगे। जब मजदूर आसानी से मिल जाए और मजदूर सस्ते मिल जाए, तो फिर क्यों मशीनों से काम करवाया जाए, क्यों इतना मोटा इन्वेस्टमेंट मशीनों में किया जाए। इसलिए मशीनों को बहुत जल्दी नहीं अपनाया गया, बहुत धीरे धीरे अपनाया गया। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, जैसा मैंने अभी बता दिया, न्यू कॉमन ने इंजन बनाया था, स्टीम इंजन छोटा वाला, उसको जेम्स वॉट ने इंप्रूव कर दिया, मैथ्यू बोल्टन के साथ फाउंड्री लगा दी, फैक्ट्री लगा दी, स्टीम पावर का यूज होने लगा। हाँ, इंजन से प्रोडक्शन बढ़ गया था। और हैंड लेबर की मैं अभी आप बात कर रहा था कि हैंड लेबर जो है वो यहाँ ज्यादा यूज होने लगा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ हैंड लेबर आराम से आपको अवेलेबल होता था, हाथों से आराम से काम कर सकते थे। एक चीज और है हैंड लेबर के साथ, कि मशीनों से जो काम हो रहा है, मशीनें तो सब एक जैसी चीजें बनाती हैं, मशीनों से जो काम हो रहा है, जैसे ये पेन है, ये मशीन ने बनाया, ये डाला मशीन में, मशीन ने ये शेप बनाकर दे दी। अब मशीन एक जैसी शेप की बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन ह्यूमन स्किल से, हाथों से इसे अलग अलग शेप का बनाया जा सकता है। तो ये भी एक बड़ी बात थी कि इसे अलग अलग शेप का बनाया जा सकता है। लाइफ ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की कैसी लाइफ थी, तो वर्कर्स की लाइफ की बात करूं तो वर्कर्स की लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी। भाई वर्कर्स की लाइफ बहुत अच्छी क्यों नहीं थी, इसके पीछे क्या कारण रहे? वर्कर्स की लाइफ अच्छी नहीं होने के पीछे जो कारण रहे, वो ये था कि एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। बेरोजगारी बहुत ज्यादा होने की वजह से आसानी से मजदूर मिल जाते थे और सस्ते मिल जाते थे। फिर जैसे ही इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, फैक्ट्रियां लगने लगी, शहरों का जो जैसे विकास होने लगा, अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा, तो रूरल एरिया के लोग जो है वो अर्बन एरियाज में जाने लगे, शहरों में जाने लगे। अब गांवों से निकल के लोग शहरों में जाने लगे काम के लिए, फैक्ट्रियों में काम के लिए जाने लगे। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां चले गए कि उन सबको काम ही नहीं मिल रहा था। काम नहीं मिल रहा था, तो अब वो लोग वहां शहरों में जाकर पड़े हैं, सड़कों के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, ब्रिजेस के नीचे अपना जो टाइम पास कर रहे हैं। फैक्ट्रियों में जो काम है वो कैसे मिलेगा? फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रीज के मालिक ने अपने यहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर रखा था, जिस व्यक्ति को जोबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जोबर। जोबर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट व्यक्ति का पुराना ट्रस्टेड पर्सन, विश्वास पात्र व्यक्ति होता था, जो यहाँ पर नई रिक्रूटमेंट करता था, यानी भर्तियां करता था। अब भर्तियां कोई करेगा तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों को लगाएगा, अपने जानकारों को, अपने मित्रों को ही लगाएगा। अब यहाँ ये भी समस्या थी कि गांव से जो लोग शहरों में जा रहे थे, अगर शहर में उनका कोई मित्र है, कोई रिलेटिव है, कोई जानकार है, तो उन्हें नौकरी मिलने में आसानी होगी, नहीं तो उन्हें नौकरी जल्दी से नहीं मिलेगी, क्योंकि भीड़ ही बहुत ज्यादा है। भाई बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, शहरों में जा रहे हैं तो रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो ये जॉबर के ऊपर डिपेंड करता था कि वो किस किस को नौकरी देगा। तो हम बात करें तो यहाँ एक तो वेजेस बहुत कम थी, यानी मजदूरी के पैसे बहुत कम मिलते थे, और दूसरा उनकी वर्किंग आवर्स भी बहुत ज्यादा था, 14-14 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे उनसे काम करवाया जाता, और वर्किंग कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो इसका मतलब ये समझ ले सीधा सीधा कि वर्कर की लाइफ तो बहुत बेकार उस टाइम पे रही हो। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। कॉलोनीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ? कॉलोनीज में भी सेम वैसे ही हुआ जैसे ब्रिटेन में हुआ। भाई ब्रिटेन के लोगों ने वहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप कर ली थी, वहां से इंडस्ट्रीज जो है वो धीरे धीरे करके कॉलोनीज में भी आने लगी, और कॉलोनीज में भी इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी।
इसमें द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब इंडियन टेक्सटाइल के उस युग की बात करते हैं। देखो, इंडियन टेक्सटाइल की बात करूं तो पूरी दुनिया में बहुत प्राचीन समय से पूरी दुनिया में भारत का जो कपड़ा है वो बहुत ही डिमांड में रहा है। सबसे ज्यादा डिमांड में रहा है इंडिया का टेक्सटाइल पूरी दुनिया। और स्पेशली ढाका जैसे शहर से जो मलमल जाती थी वो आज भी पूरी दुनिया में ग्रेट डिमांड में है। उस टाइम में तो थी ही, आज भी बड़ी ग्रेट डिमांड है अपने इंडियन टेक्सटाइल की पूरी दुनिया में। तो उस टाइम पर टेक्सटाइल जो पूरी दुनिया में जा रहा था वो इंडिया का जा रहा था, और ये टेक्सटाइल हैंडमेड था, हाथों से बना हुआ था, क्योंकि इंडिया में तो मशीन ही नहीं थी, हाथों से प्रोडक्शन हो रहा था। अब मशीनें आ गई, अब मशीनें आ गई तो इंडिया से टेक्सटाइल की बजाय कच्चा माल जाएगा और कपड़ा बनेगा ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंग्लैंड में फैक्ट्रियां लग गई है। तो इंडियन टेक्सटाइल पहले बहुत अच्छी डिमांड में था। बस ये बात ध्यान रखें, यहाँ का फाइन क्वालिटी का कपड़ा जिसकी पूरी पूरे यूरोप में अच्छी डिमांड थी। व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, वीवर्स का क्या हुआ? जो यहाँ लोग इंडिया में जो कपड़ा बुनते थे उन लोगों का क्या हुआ? देखिए, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से इन लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। जो यहाँ के बुनकर थे, यहाँ के वीवर्स थे, यहाँ कपड़ा जो बना रहे थे, तो यहाँ कपड़ा बनाते थे, यहाँ से ट्रेडर खरीद कर उन वीवर से कपड़ा ले जाकर यूरोप में बेच रहे थे। तो अच्छी इनकम इन लोगों के पास भी हो रही थी, अच्छा ट्रेडर भी कमा रहे थे। लेकिन जब कपड़ा मशीनों से बनने लगा, इंग्लैंड में मशीनें आ गई, तो अब इन वीवर्स को का कपड़ा जो है वो मार्केट में नहीं चलेगा, अब इनका नहीं बिकेगा। मशीनों वाला कपड़ा ही क्यों बिकेगा? उसका भी कारण है कि मशीनों के कपड़ा जो है वो एकदम फाइन क्वालिटी का होगा, है ना, बहुत साफ सुथरा अच्छा कपड़ा होगा। वीवर्स जो है मोटा कपड़ा बना रहे होंगे, हाथ से बन रहा है, एक चीज हाथ से बने और एक मशीन से बने, तो मशीन का कपड़ा एक ज्यादा अच्छी क्वालिटी का। और दूसरा, रेट की बात करें तो रेट में भी ये लो प्राइस वाला होता था। मशीनों का कपड़ा, मशीन का कपड़ा सस्ता होता था, मशीन का कपड़ा सस्ता होता था, इन वीवर्स का महंगा होता था। अब ये तो दिक्कत आ गई इन वीवर्स के लिए, तो इनकी हालत वैसे ही खराब हो गई, और ये लोग, बहुत सारे लोग वीविंग का काम छोड़ छोड़ के एग्रीकल्चर में लग गए। अगला टॉपिक है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर का इंडिया में आना, यानी मैनचेस्टर जो यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का एक शहर है, वहाँ बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का काम हुआ और वहाँ का कपड़ा पूरा इंडिया में आ गया। इंडिया में उस कपड़े की एक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से इंडिया का कपड़ा ही इंडिया के मार्केट में नहीं बिक रहा है। मैनचेस्टर की कॉटन मिल्स में बना हुआ कपड़ा जो है वो इंडिया में बिक रहा है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की ये बातें मेरी समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगा। अब बात करते हैं फैक्ट्रीज कम अप द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। अर्ली एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो इंडिया में जो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स रहे, ये वो लोग हैं, शुरुआती उद्यमी, ये वो बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले फैक्ट्रियां लगाई। अब पहली बात तो ये कि इंडिया के लोग जो है वो ट्रेड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि ट्रेड पर तो ब्रिटिशर्स ने अधिकार कर लिया था, और इंडिया के लोगों को ट्रेड से आउट ही कर दिया था। जैसे जैसे उन्होंने इंडिया पर पॉलिटिकल इकोनॉमिकली कंट्रोल किया, वैसे वैसे इंडिया से इनका प्रभाव जो है इंडियन ट्रेडर्स का वो खत्म होता चला गया था। हालांकि चाइना से ट्रेड करके हमारे देश के कुछ लोग, जैसे जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा हैं, मारवाड़ी एक ट्रेड्समैन थे, सेठ हुकमचंद जी, और भी और हैं पैटिट नाम के, ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री जी यहाँ सेटअप की। अगला है वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, इनके पास वर्कर कहाँ से आए? तो वर्कर्स आसपास के गांवों से आए। जब फैक्ट्रियां लगी तो वर्कर्स आसपास के गांवों से आए। जैसे जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी, और इंडिया में भी स्थापना हो गई थी बहुत सारी इंडस्ट्रीज की। द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की क्या पेक्युलरिटीज रही कि किस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया में हुआ? तो इंडिया में जब फैक्ट्रियां आ गई, तो लोगों को ज्यादा रोजगार मिला, प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होने लगा, लोगों तक सामान की पहुंच बढ़ गई, लोगों के पास इनकम होने लगी, तो खरीदने लगे, अब सामान अफोर्डेबल हो गया, तो लोगों का जीवन स्तर इससे थोड़ा सा अच्छा हुआ। ये जरूर फायदा हुआ लोगों को इंडस्ट्रीज के आने से।
इसके साथ ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट कर रही थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि बड़ी फैक्ट्री आ गई तो छोटे पैमाने पर जो है वो काम खत्म हो गया था। छोटे पैमाने पर जो स्मॉल स्केल पर काम था, छोटे छोटे वर्कशॉप में, वह अभी भी चल रहा था। हालांकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा था, जैसे मुंबई में कॉटन मिल का लगना, बंगाल में जूट मिल का लगना, बाद में कानपुर में एल्गिन शुगर मिल का लगना। तो बहुत सारी मिल्स जो है वो लगा दी गई। लास्ट है मार्केट फॉर गुड्स। प्रोडक्ट बना, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती गई उन प्रोडक्ट्स की। और उन प्रोडक्ट्स के लिए एक चीज और हुई, और वो था इन गुड्स की मार्केटिंग। गुड्स की मार्केटिंग कैसे की कि इंडियन देवी देवताओं के, गॉड और गॉडेसेस, इंडियन गॉड और गॉडेसेस के चित्रों का यूज किया गया। उन पर कपड़ों पर लेबल लगाया जा रहा था, जिससे कि लोग उस देवी देवताओं के चित्रों को देख के आसानी से उन्हें खरीद ले और उन्हें अपने धर्म से जोड़कर या अपनी आस्था से जोड़कर उसे ब्रांड बना दिया गया। तो इस तरह से मार्केटिंग की गई थी। तो ये तो था मोटा मोटा जो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझा। अब इस चैप्टर में दो पिक्चर और दे रखी है। पहली पिक्चर जो है वो है डाउन ऑफ द सेंचुरी। डाउन ऑफ द सेंचुरी जो ये पिक्चर है, ये पिक्चर म्यूजिक आर्टिस्ट थे एक, जिनका नाम था ईटी पॉल। ईटी पॉल ने ये पिक्चर बनाई थी, और ईटी पॉल ने इस पिक्चर में दिखाया है कि एक एंजल दिखाई गई है, एक एंजल जो एक व्हील के ऊपर खड़ी है और उस व्हील के पंख लगे हुए हैं। यानी वो व्हील समय को प्रदर्शित कर रहा है, और वो पंख जो है वो समय की उड़ान को दिखा रहे हैं कि एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। और उस एंजल के पीछे कुछ नई मशीनरीज, जैसे स्टीम इंजन है, रेलवेज है, कैमराज है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो एक नए युग का प्रदर्शन कर रही है। एक नए मशीनी युग में हम आ गए हैं। तो डाउन ऑफ द सेंचुरी, इस पिक्चर से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी एक पिक्चर और है टू मैजिशियंस। टू मैजिशियंस में ऊपर वाले दो पिक्चर हैं इस एक में ही। ऊपर वाले में अलादीन दिखा रखा है अपने चिराग के साथ। अलादीन चिराग बिगड़ रहा है, मन में वो चीजें वो मंगवा सकता है उससे ना, कि मेरे लिए एक महल बना दो, अब मेरे लिए एक नाव मंगा दो, मेरे लिए एक जहाज ले आओ। इस तरह से अलादीन जो है वो इस तरह की चीजें कर रहा है। और उसके नीचे ही जो अटैच में पिक्चर है वो है एक मैकेनिक की, जो अपने स्किल से बहुत सारी मशीनों का निर्माण कर रहा है। तो ये पिक्चर जो है ना टू मैजिशियंस वाली, ये बड़ी गहराई से हमें अर्थ देती है कि यूरोप के लोग, जो वेस्ट के लोग हैं, उनको तो दिखाया गया है मैकेनिक के रूप में, मशीन्स के रूप में, और जो अलादीन है उसे ईस्ट को प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया कि ईस्ट में ना कुछ भी नहीं है, ईस्ट में केवल ये मिस्ट्रीज, मिथक कहानियां हैं, बस और कुछ भी नहीं है। ये काल्पनिक कहानियां हैं, ईस्ट में केवल कल्पनाएं हैं, इधर कुछ भी नहीं है। तो ये टू मैजिशियन पिक्चर से ये भी दिखाया गया था कि ईस्ट में कुछ नहीं था, और ये मशीनें जो है वो यूरोप से यहाँ पे पहुंची है। तो दोस्तों ये तो था अपना द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।